हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में और जम के मेहनत कर रहे होंगे, है ना। हमने इससे पहले बोरॉन फैमिली का लेक्चर 1 देखा। लेक्चर 1 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल रिएक्शंस की बात करी कुछ, है ना। अब हम थोड़े केमिकल रिएक्शंस और उसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली का लेक्चर 1 आपने ध्यान से पढ़ा होगा। होपफुली आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर होंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हैं तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप एंड एनी अदर कॉन्टैक्ट्स यू हैव। सो आस्क योर डाउट्स, ताकि जब आप आगे लेक्चर्स में जाएं तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर से पहले जरूर क्लियर कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आप आए तो पुराने लेक्चर को जरूर पढ़ के आए, है ना, तो वो बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हम लेक्चर 2, बोरॉन फैमिली का लेक्चर 2, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी, यहां हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की बात करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन की बात करेंगे हम लोग, हाँ, ठीक है। अब पहला कंपाउंड जो बोरॉन का आता है, ठीक है, वो है फर्स्ट कंपाउंड दैट वी नीड टू स्टडी इज H3BO3, ठीक है। दिस इज नोन एज बोरिक एसिड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो गया। ये कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वे में एग्जिस्ट करता है, हम बनाने की कोशिश करते हैं उसको, है। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा जहां पर इनसाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी और आउटसाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, और कुछ इस तरह से आपका बोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में कोई बोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है जहां पर इनसाइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और आउटसाइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इन दिस फॉर्म बोरिक एसिड इस तरह से कुछ एग्जिस्ट करता है ना। अब ये तो हो गया, ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो पहली चीज हम बात करेंगे इसमें प्रिपरेशन की, है ना। प्रिपरेशन की बात करेंगे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा मैं यूज करता हूं, ठीक है। जब भी किसी भी बोरॉन कंपाउंड में अगर आप वाटर ऐड कर दें, कभी भी बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर आप वाटर ऐड कर दें तो वो बोरिक एसिड बनाएगा। मतलब क्या है, अगर आप देखिए रिएक्शन, तो आपके पास है Na2B4O7, दिस इज बोरैक्स। क्या है ये? बोरैक्स है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा एसिड लूं, ठीक है, थोड़ा अमाउंट में एसिड लूं और साथ में डाल दूं पानी, अगर मैं कुछ इस तरह से ये रिएक्शन करता हूं जिसमें मैंने लिया बोरैक्स, लिया साथ में लिया थोड़ा सा सॉल्यूशन को बना दिया थोड़ा सा एसिडिक, और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। जैसे ही मैंने पानी डाला, याद रखिए बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में पानी डालते ही कंपाउंड बनता है H3BO3। तो पूरा का पूरा बोरॉन जितना भी प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में वो बन जाएगा H3BO3 के फॉर्म में, और साथ में आपके पास एक और कंपाउंड बन जाएगा, वो हो जाएगा Na2SO4। ये तो सिंपल कंपाउंड है, Na था आपका कैटायन था, आपके पास एनायन था, आप उन दोनों ने ऐड करके बना लिया। पर ये चीज याद रखिएगा कि बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर मैं वाटर ऐड करता हूं तो वो क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। वो क्या बनाएगा, बोरिक एसिड। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया तो वो बोरिक एसिड बनाएगा, एक्सेप्ट B2O3, क्यों? क्योंकि B2O3 ना पानी में सॉल्युबल ही नहीं है। B2O3 is insoluble in water और therefore it cannot form H3BO3। ये H3BO3 डायरेक्टली नहीं बना सकता। लेकिन उसके अलावा बोरॉन के कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, उसमें अगर आपने पानी और H2SO4 डाला, कंसीडर इसको इस तरह से भी करिए कि अगर मैंने डाइल्यूट HCl भी बोला तो डाइल्यूट HCl में क्या होगा, पानी होगा, और अगर पानी है तो डेफिनेट है कि वो क्या बनाएगा, बोरिक एसिड बनाएगा। तो याद रखो कि बोरॉन का कोई भी कंपाउंड, बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में इफ आई ऐड वाटर इन एनी वे, अगर आपने डाइल्यूट कोई सॉल्यूशन लिया है, अगर आपने वाटर वैसे ही डाल दिया है, आप किसी भी वे में वाटर ऐड करते हैं बोरॉन के किसी कंपाउंड में, तो डेफिनेट है वो हमेशा क्या बनाएगा, H3BO3 एक्सेप्ट B2O3। B2O3 ऐसा नहीं करता। B2O3 ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि B2O3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म H3BO3। बाकी रेस्ट केसेस में, हर केस में क्या बनता है, H3BO3। सो बोरॉन की प्रिपरेशन का एक सिंपल तरीका क्या है कि आप कोई भी बोरॉन का कंपाउंड लें और उसमें क्या डाल दें, पानी डाल दें।
जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे तो वो क्या बना देगा, H3BO3 बना देगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, बोरिक एसिड की। अब बोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि क्या है बोरिक एसिड, कैसे दिखता है। ये तो हमने कर दिया कि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिखता है, मतलब इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इस तरह से दिखता है। लेकिन अगर आप बोरॉन को, बोरिक एसिड को नॉर्मली देखें तो बोरिक एसिड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है ना, एक एटम कुछ इस तरह से दिखेगा बोरिक एसिड, है ना, कुछ इस तरह से आपको बोरिक एसिड दिखेगा। अब क्योंकि इसमें H है और हम एसिड बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज ये आएगी कि यार ये तो H+ देगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। एसिड तो बोल रहे हैं लेकिन इसका जो H है वो एसिडिक H नहीं है, इसका H जो है वो एसिडिक H नहीं है। यहां पर जो एसिडिक नेचर आता है वो क्यों आता है या हम इसको बोरिक एसिड क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें पानी ऐड कर दूं तो होगा क्या, आप ध्यान समझिए। बोरॉन के पास, अब बोरॉन के पास समझने की कोशिश कीजिएगा, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले हफ्ते ही, पिछले जो लेक्चर था उसमें बात की थी, NH2NP1, this is the electronic configuration of boron family, which means क्योंकि ये सेकेंडरी रिएक्टर तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p1, this is the electronic configuration of boron। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको इसी तरह से लिख सकता हूं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसने क्योंकि 3 बॉन्ड बनाए हैं तो मैं ये कर सकता हूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन को भेज के यहां भेज सकता हूं, ये चीज मैं कर सकता हूं, राइट, ये ऐसे मैं कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने जब ये इलेक्ट्रॉन भेजे तो 3 बॉन्ड बना दिए, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल छूट गया। इसमें क्या छूट गया, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल छूट गया है, अगर ध्यान रखिए इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल छूट गया है, विच मींस यहां पर कुछ ना कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। विच मींस अगर किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या मैं उसको लुईस एसिड बोल सकता हूं, क्या मैं उसको लुईस एसिड बोल सकता हूं, यस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो दिस बिहेव्स एज एन लुईस एसिड। कैसे बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। कैसे बिहेव करता है, लुईस एसिड। क्यों, क्योंकि इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। हमें कैसे पता चला एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हमने देखा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, फिर हमने देखा कि जब वो जंप भी करवाता है इलेक्ट्रॉन तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल छूट जाता है और उस एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से दिस विल बिहेव एज लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, जिन भी कंपाउंड्स के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, जिन भी कंपाउंड्स के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, दोज आर नोन एज लुईस एसिड। अब इस कंपाउंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, देयरफॉर इट विल बी नोन एज लुईस एसिड। क्या एसिड बना जाएगा, लुईस एसिड की तरह। नाउ अब ये आपके पास कंपाउंड है, रिएक्शन होगा, ये OH इसके साथ अटैच होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, BOH होल 4, ठीक है, BOH होल 4। अब ये न्यूट्रल था, OH एक और एक्स्ट्रा OH आया, तो जब H2O टूटता है तो कैसे टूटता है, H2O टूटता है OH माइनस और H+ की फॉर्म में टूटता है कि नहीं टूटता है, इन दो फॉर्म्स में टूटता है। तो जब OH माइनस आया, ये न्यूट्रल था, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, वो एक चीज न्यूट्रल थी, उस पे मैंने नेगेटिव का सप्लाई किया, तो नेगेटिव का सप्लाई की वजह से उस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव। साथ में आपके पास बन जाएगा H+, साथ में आपके पास बन जाएगा H+, और ये इसी H+ की वजह से एसिडिक होता है, इसी H+ की वजह से क्या होता है, एसिडिक होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये खुद की वजह से एसिडिक नहीं है, H3BO3 इज नॉट एसिडिक बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ। अगर खुद की वजह से एसिडिक होता तो खुद का H, ये जो H है ये टूटता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये पानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और साथ में H+ रिलीज करता है, और इसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर आता है। तो बोरिक एसिड खुद में एसिडिक नहीं है, इट इज अ लुईस एसिड, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। इन लुईस एसिड H+ इजंट नेसेसरी टू बी रिलीज्ड, ठीक है, तो लुईस एसिड है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट H+ नहीं देता वो। H+ वो कब देगा, जब आपके पास H2O होगा और H2O में वो बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और जब बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये एनायन बनाएगा और साथ में H+ रिलीज कर देगा। एंड दिस इज हाउ बोरिक एसिड इज एसिडिक। वो खुद में एसिडिक नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी में डालते हो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें इसका मेरे को ये अब ध्यान रखिए बेटा कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाता है, रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन तक नहीं जाता, विच मींस ये रिएक्शन मिडवे रहेगा या कहीं बीच में रहेगा। अब अगर मेरे को इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर मेरे को इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कराना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए मेरे को, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना है तो मेरे को प्रोडक्ट्स खत्म करने पड़ेंगे, है ना। अगर मेरे को इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना है तो प्रोडक्ट्स क्या करने पड़ेंगे, फिनिश करने पड़ेंगे, देन ओनली द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो डेफिनेट
है कि नहीं है कि अगर मैंने प्रोडक्ट्स खत्म कर दिए तो रिएक्शन आगे मूव करेगा और H प्लस रिलीज होगा, और H प्लस रिलीज हुआ तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसको करने के लिए हम इसमें एक सिस्टम डालते हैं। देखिए इसको हम क्या कंपाउंड डालते हैं, हम डालते हैं इसमें डायोल। क्या डालते हैं हम, डायोल। और डायोल कैसा होता है, मैं सिंपल एक्सिस डायोल बना रहा हूं। डायोल विल बी इन दिस वे, कुछ इस तरह से हो, है ना। यहां पर आप CH2 लगा दीजिए, कुछ इस तरह से होगा, है ना, डायोल्स। तो सिस डायोल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिस डायोल यूज करते हैं, कैटाकॉल यूज करते हैं। इस तरह से जो OH होंगे वो साथ में होने चाहिए, अपोजिट में नहीं होने चाहिए, ना। तो हम सिस डायोल यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये आपके पास कंपाउंड है तो ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स। देखिए ये BOH के साथ रिएक्ट करेगा, और BOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BO कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद नेगेटिव चार्ज, जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों रिएक्ट किए, इन्होंने ये बनाया। जब इन्होंने ये बनाया तो हमने उसको सिस डायोल से रिएक्ट करवा दिया, और सिस डायोल से जैसे ही मैंने रिएक्ट कराया, रिएक्शन आगे मूव किया और साथ में मिल गया मेरे को ये कॉम्प्लेक्स प्लस वाटर। अब अगर आप ध्यान से सोचे तो ये रिएक्शन आगे मूव कर गया, विच मींस ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये फिनिश हो गया। अगर रिएक्शन फिनिश हो गया तो ये वाला रिएक्शन और कहां मूव करने लग जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा कि नहीं करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा कि नहीं करेगा, which means और boric acid will react with more, the amount of boric acid will react with H2, and if it reacts more the amount of H plus release will be more। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है। तो हमें बस ये चीज देखनी है कि रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो H प्लस क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या करूंगा, मैं सिस डायोल या कोई भी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराता हूं जो बेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा या स्टेबलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब ये आगे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो आपका ये कंपाउंड खत्म हुआ। जब ये कंपाउंड खत्म हुआ तो ये वाला रिएक्शन भी आपको मूव करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। बस में आती है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने पे आपको H प्लस की क्वांटिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। H प्लस की क्वांटिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज जानने वाली है कि सर ये क्यों अनस्टेबल है और ये क्यों स्टेबल है। तो याद रखिए इन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हम चिलेटिंग कंपाउंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। लिगेंड को बोलते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड्स और कंपाउंड को बोलते हैं चिलेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड्स, अब चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोस्ट स्टेबलर देन नॉर्मल लिगेंड्स अगर उनका डोनर सेम है। फॉर एग्जांपल इसमें डोनर ऑक्सीजन है, इसमें भी डोनर कौन है, ऑक्सीजन, तो इनमें चिलेटिंग लिगेंड्स ज्यादा स्टेबल होंगे। ऐसा क्यों होगा, कंसीडर कीजिए कि मेरे को एक लिगेंड को हटाना है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है BOH, ठीक है, एक और है BOH और यहां पर OH, और मेरे को इसमें से एक लिगेंड हटाना है। अगर मेरे को एक लिगेंड हटाना है तो क्या करूंगा, मैं OH हटा दूंगा। दो सिस डायोल लिए कि नहीं लिए, और फिर रिएक्ट करवा दिया, और रिएक्ट करके क्या बन गया ये, लेकिन साथ में क्या रिलीज किया, -4OH रिलीज किया, OH माइनस, है ना, ये रिलीज किया कि नहीं किया। अब ध्यान से देखिएगा, इनिशियली मेरे पास कितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, एक ये था, दो ये थे, 3 ये थे, ठीक है ना, ये 3 थे आपके पास, थे कि नहीं थे। अब फाइनली आपके पास कितने हैं, एक ये है और 4 ये रिलीज हो रहे हैं, OH माइनस, 4 रिलीज हो रहे कि नहीं हो रहे, विच मींस फॉरवर्ड जाने पे एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फॉरवर्ड जाने पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। एंड व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी इज रैंडमनेस। क्या है, रैंडमनेस, है ना, एंट्रोपी इज रैंडमनेस, है ना, रैंडमनेस होगी। तो आप ध्यान से समझिए, दोबारा समझिएगा इस बात को कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कंपाउंड ने इस सिस डायोल के साथ रिएक्ट किया। जब ये सिस डायोल के साथ रिएक्ट करेगा तो इनिशियली मेरे पास कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे, थे कि नहीं थे। लेकिन जब मैं फाइनली देखता हूं तो फाइनली मेरे पास 1 मोल ये और 4 मोल ये, तो कितने हो गए, 5 मोल हो गए, विच मींस एंट्रोपी क्या करके, इंक्रीज करके। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला आता है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। अगर ये फॉर्मूला है, इसमें अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये सिंबल क्या रहेगा, ये वाला सिंबल क्या रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये सिंबल क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर ये सिंबल नेगेटिव है तो डेल्टा H हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो डेल्टा G क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस एंड विल ऑलवेज मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
राइट? मूव करेगी नहीं मूव करेगी, एंड इसी वजह से रिएक्शन कहां मूव करती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। इस बात को हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इनिशियली व्हेन आई एम रिएक्टिंग दिस complex anion with cis diol, you have 3 moles of compound. 3 moles of compound, 1 mole of this and 2 moles of this, right? And when the reaction takes place, it forms 5 moles of compounds, 1 mole of the complex and 4 moles of the OH minus ions, right? So 1 mole of the complex and 4 moles of the OH minus ions. So total moles in the final product are 5. Total moles in the final product are 5. Total moles in the initial product are 3. So when you go from initial to final, entropy is increasing because the number of moles are increasing. From going from initial to final point, entropy is increasing because number of moles are increasing. And if entropy increases, it will always remain in positive state. And if it is in positive state, this will always remain negative. Why? Because if it is positive, it will always positive minus negative multiplied by negative, it will be negative. And if it is negative, अगर ये negative है, if it is negative, delta H हमेशा negative रहता है. डेल्टा एच नेगेटिव रहता है, डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, which means डेल्टा जी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कहां मूव करेगा? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज when delta G is negative, reaction is spontaneous and feasible. When delta G is negative, reaction is spontaneous and feasible. बात समझ आती है कि नहीं आती? इस because of that, the reaction will move in forward direction, and this reaction when moved in forward direction, also what will happen is the product, this compound will get finished, and if this compound will finish, this reaction will also move in forward direction. ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है और क्या रीजन है इसको इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का। ठीक है? ये हो गया आपके बाद बोरिक एसिड एसिडिक है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो मेरे को क्या करना पड़े। ठीक है? नेक्स्ट, अब हमने बात कर दी बोरिक एसिड की, है ना? बोरिक एसिड की हमने एक रिएक्शन की बात करी, एक और रिएक्शन की बात करते हैं बोरिक एसिड की। ठीक है? बोरिक एसिड को जब आप हीट करते हो H3BO3, ठीक है, जब इसको हीट करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है आपको सबको पता होना चाहिए। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इवेपोरेट्स, राइट? एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इवेपोरेट्स। तो वाटर जब इवेपोरेट करेगा तो क्या बनाएगा? HBO2, राइट? मैक्सिमम वाटर निकाल दो, HBO2 प्लस H2, right? So this will form then HBO2 at 160 degree centigrade. What will happen if you use 4 mole of HBO2? It will form a complex. क्या बनाएगा? Complex, and the complex will be H2B4O7. Complex will be H2B4O7. What will happen is that first the water will be evaporated, and then secondly what will happen, these complexes will come together and these compounds will come together, the metaborates will come together and form a complex. And then lastly, when you heat it red hot, more than 160 degrees centigrade, or you can say red hot, what will happen? Every amount of water will be evaporated and you will get B2O3 and H2. You will get B2O3 and H2. So this is a 3-step decomposition process of H3BO3, wherein in the first case at 100 degrees centigrade maximum amount of water will be evaporated. In the second case at 160 degrees centigrade water will be evaporated but a complex will also be formed. Why? Because now they can react with each other. So metaborates will react with each other, right? Then at red hot more than 160 degrees centigrade all the water will be evaporated and you will get B2O3. You will get B2O3. This is the decomposition of H3BO3, that is boric acid, right? You need to remember this decomposition because sometimes they will ask you, they will give you in question form and they will ask you what is the product here formed, what is the product that is here formed, what is the product that is here formed. So that is very important. You need to remember it according to the reactions, right? This is decomposition of H3BO3, right? Now last part, detection of boratine, test of boratine. Test of boratine. Test of boratine. Right? Your H3BO3. You need to test this boratine, BO3 minus, right? You need to test this boratine. So what will you do is, you will react it with ethyl alcohol. You will react it with ethyl alcohol. When ethyl alcohol reacts with this boric acid, it forms
complex like this, साथ में complex like this. So how will this act as detection? Because this is just the exchange of anions. So when this reaction takes place, it takes place with a green flame. It takes place with a green flame. So when this reaction takes place, it takes place with a green flame. So when H3BO3 reacts with C2H5OH and forms this complex, it takes place with a green flame. And when it takes place with a green flame, you have a specific color of the flame. And when you have a specific color of the flame, you can easily identify that this is the borate ion. So to test the borate ion, what you need to do is, you need to react it with ethyl alcohol. When you react this with ethyl alcohol, it burns with a green flame, and the green flame will tell you that it is a borate ion. This part is clear? So this is about what boric acid is. You need to know the structure of boric acid, the preparation, the decomposition, how it is acidic, right? And also the test of borates, right? Next, in compounds of boron, we'll talk about halides. Halides of boron. We'll talk about halides of boron. Halides of boron, right? The first halide of boron is BF3. Second halide of boron is BCl3. Third halide of boron is BBr3. Fourth halide of boron is Bi. Right? You need to know the preparation of these borons. See how these boron halides are formed. Halides of boron are formed, right? So when you talk about BBr3 and Bi3, this is simple preparation. When boron reacts with Br2 bromine, it forms BBr3. Simple reaction, not a complicated reaction, right? Simple reaction, boron reacts with BBr3. When boron reacts with I2, it forms Bi3. Again, simple reaction, not a complicated reaction. It is a reversible reaction, so you can write it this way, right? Simple reaction, not a complicated reaction. Halides of boron and iodine can be easily formed. But the difficulty arises here. You cannot easily form boron chloride and fluoride. So for this reaction, what we do is we take B2O3, oxide of boron, and then we react it with Cl2. Now consider this. What was happening in the first reaction here, when it reacts with boron and boron reacts with bromine? Boron was getting oxidized to +3 oxidation state, and bromine was getting reduced to -1 oxidation state, right? So bromine was getting reduced and boron was getting oxidized. Now, here I am already taking an oxidized form of boron, right? I am already taking an oxidized form of boron. मैं यहाँ पर already एक oxidized form of boron ले रहा हूँ और Cl2 ले रहा हूँ. अब Cl2 को reduce करने के लिए यहाँ पर तो ये हो रहा था कि बोरॉन खुद को जब ऑक्सीडाइज कर रहा था तो ब्रोमीन को क्या कर दे रहा था, रिड्यूस. या मैं वाइस वर्सा बोल सकता हूँ कि ब्रोमीन खुद को क्या कर रहा था, रिड्यूस, तो बोरॉन को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज. लेकिन यहाँ पर तो मैंने बोरॉन को क्या ले लिया, ऑलरेडी किस फॉर्म में ले लिया, ऑक्सीडाइज फॉर्म में ले लिया. अब Cl2 के साथ मेरे को उसका रिएक्शन करवाना है, बट Cl2 को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू रिड्यूस Cl2. मेरे को Cl2 को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे Cl2 के लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट. तो मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूँ कार्बन. क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूँ, कार्बन. तो B2O3 का रिएक्शन Cl2 प्लस कार्बन के साथ क्या होता है, इस कार्बन Cl2 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और B2O3 को क्या, B2O3 बोरॉन तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में चल रहा है. तो यहां पर एक कंपाउंड बन जाएगा BCl3 प्लस CO. कॉम्प्लेक्स बन जाएगा BCl3 प्लस CO, जहां पर कार्बन ने खुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज, और क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस. क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट BF3. जब ये डिफिकल्ट था तो ये भी और डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये डिफिकल्ट जब होगा तो कंपाउंड क्या होगा, आप अगेन B2O3 यूज करोगे. अब Cl2 हमने यहां पर क्या लिया था, नॉर्मल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया था, बट यहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोरीन को रिड्यूस फॉर्म में ही लेना पड़ेगा. तो यहां पर फ्लोरीन को हम क्या लेते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लेते हैं. Cl2 को हमने यहां क्या, देखो धीरे धीरे मैं बढ़ाते आ रहा हूं. पहले मैंने बोरॉन को रिड्यूस नॉर्मल स्टेट में लिया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रोमीन को भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. फिर मैंने क्लोरीन के केस में बोरॉन को ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिया, लेकिन क्लोरीन को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. फिर फ्लोरीन के केस में मैंने बोरॉन को भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिया और फ्लोरीन को भी रिड्यूस फॉर्म में लिया. साथ में मैंने एक एसिड डाल दिया और बना दिया. ठीक है, यहां पर बन जाएगा आपका BF3. ठीक है ना, साथ में आपको जो एसिड के साथ होगा Cl2 प्लस साथ में बन जाएगा, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, BF3. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. व्हेन क्लोरीन इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यू नीड टू रिड्यूस क्लोरीन, क्योंकि बोरॉन तो ऑलरेडी क्या है,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आना चाहिए जो क्लोरीन को क्या करे, रिड्यूस करे। तो क्या यूज करता हूं मैं, कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा। इस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि बोरॉन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और फ्लोरीन हो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो डायरेक्टली रिएक्ट करके बनाता है BF3 बनाता है। फॉर एग्जांपल आपको कभी कभी दे दिया जाएगा B2O3 रिएक्ट्स विद HF, ये रिएक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा क्या बना है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हमने बोरॉन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया, फ्लोरीन को -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया। तो अभी मैंने बोला जब ऐसा कंडीशन होती है तो क्या बनता है, BF3। क्या बनता है, BF3। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एचिंग। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एचिंग बोलते हैं। व्हाट इज एचिंग, एचिंग क्या है, जनरली समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज एचिंग, एचिंग, see B2O3 is a compound that is present in borosilicates, and borosilicates are the utensils or the apparatus that we use in lab. Now in those apparatus we can store any chemical present in this world except HF. What HF does is etching. What will it do? When you put HF in the apparatus, what will happen is a roughness will appear on the surface. It will deteriorate the surface of the apparatus, and therefore it is known as etching. It is known as etching. Sometimes you might have seen there is a glass where there are designs made of flowers और उन सब के डिजाइन्स बने होते हैं, and those designs have roughness. Those designs have roughness. That is created through etching. उसको हम etching के through create करते हैं. How do I create those things through etching? What will happen here is I will take a normal glass, a plain white glass, right, borosilicate glass, and apply a wax coating around it. And then I'll make a design from where I'll remove the wax coating. तो मैं एक डिजाइन बनाऊंगा जहां से मैंने वैक्स कोटिंग को क्या कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा, और उस जगह पे फिर मैं HF को पोर करूंगा। तो जहां पर वैक्स है वहां पर HF तो रिएक्ट करेगा नहीं, लेकिन जहां पर वैक्स नहीं है वहां पर HF गिरेगा, और जब HF गिरेगा तो वो खुरदरा हो जाएगा, और खुरदरा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो डिजाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू हम कभी कभी डिजाइन्स भी बनाते हैं, लेकिन HF को हम कभी भी बोरोसिलिकेट्स में स्टोर नहीं करते, क्योंकि बोरोसिलिकेट्स HF के साथ रिएक्ट करके हैलाइड फ्लोराइड्स बना देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एचिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एचिंग। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द मेथड फॉर प्रिपरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली BF3 एंड BCl3। ये तो कुछ नहीं है ना। अब मैंने BF3 BCl3 की बात करी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मेरे पास BF3 है ना, मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, F अगेन BCl3 है, Cl Cl Cl, अगेन BBr3 है, Br Br Br, अगेन Bi3 है, Bi I, ठीक है। आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं, राइट, आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं, और इन कंपाउंड्स में आपको पता है कि बोरॉन ऑलवेज हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल छूटा हुआ है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो दिस विल बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा बेटे, कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ लुईस एसिड। कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज द मोस्ट एसिडिक, या सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कौन है। दिस विल बी अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। तो आपको देखना है कि जितना ज्यादा, the more the emptier this empty orbital, this orbital is, the more the emptier this orbital is, more will be the acidic nature, right? जितना ज्यादा ये खाली रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर है। अब इस चीज को कंसीडर करिए कि फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में बनता है बैक बॉन्ड। फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में क्या बनता है, बैक बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में क्या बनता है, बैक बॉन्ड बनता है। जब ये बैक बॉन्ड बनेगा तो इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 2p pi and 2p pi, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में भी क्या बनेगा, बैक बॉन्ड बनेगा, इट विल फॉर्म 3p pi 2p pi। ब्रोमीन और बोरॉन के बीच में बनेगा तो 4p pi 2p pi, एंड इसके बीच में बनेगा तो क्या बनेगा, 5p pi 2p pi, है ना। ये कंपाउंड बनेगा, ये बैक बॉन्ड बनेगा। अब दिस बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर, दिस बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस, इसकी और कम, इसकी और कम, ठीक है। तो बैक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग। नाउ कंसीडर एन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। Consider an incoming nucleophile. You have an incoming nucleophile X minus, and it needs to attack this. That's how you know the Lewis acidic nature. Because जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा, जितनी भी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा, लुईस एसिडिक होगा।
तो एक्सेप्ट करने का क्या है, तो जितनी आसानी से इसने एक्सेप्ट किया। अब कंसीडर करो कि जब ये इस पे अटैक कर रहा है, कंसीडर करो जब ये इस पे अटैक कर रहा है तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकबॉन्ड है। तो फर्स्ट इट नीड्स टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बैकबॉन्ड एंड देन ओनली इट कैन फॉर्म द एक्स्ट्रा बॉन्ड विद X माइनस। जबकि आप इस पे आते हो तो जब ये इस पे अटैक करता है तो इसका बैकबॉन्ड क्या है, वीक, तो ये आसानी से इस पे अटैक कर सकता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये बैकबॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और जब आप ऐसे करते जाओगे, डिक्रीज आयोडीन की तरफ जाओगे, तो आयोडीन में तो बहुत आसानी से कर सकता हूं क्योंकि उसका बैकबॉन्ड तो वीकेस्ट है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। विच मींस द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल किसमें ज्यादा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका बैकबॉन्ड वीक है, मेरे को कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना, मैं सीधे जाके उस पर अटैक कर सकता हूं। लेकिन इसका बैकबॉन्ड स्ट्रांग है तो मेरे को एफर्ट लगाना पड़ेगा, पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर ही मैं अटैक कर पाऊंगा। तो जिसके बैकबॉन्ड वीक है उसका लुईस एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा, वो आसानी से एक्सेप्ट करेगा। अगर वो आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो जो आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की या बाहर वाले न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा है उसका लुईस एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, और जो बहुत मुश्किल से कर रहा है उसका लुईस एसिडिक नेचर कम। सो द compound that can easily accept electron density from a nucleophile that will have more Lewis acidic nature, right? Now consider this, that the backbond is the weakest, and if the backbond is the weakest, it can easily be broken, and if it can easily be broken, it can easily form a bond with X. Or what I can say is, it can easily accept electron density, and if it easily accepts electron density, it is the most Lewis acidic out of the four. So when you are asked about Lewis acidic nature, Bi3 has the maximum, then BBr3, then BCl3, and then Bl3. This will be the Lewis acidic nature of these halides. Right? So you need to use the concept of back bonding in this question. You need to use the concept of back bonding in this question. Back bonding का concept आपको इसमें use करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि back bonding जब आप use करोगे तो आपको realize होगा कि एक bond strong बन रहा है यहाँ पर, एक bond weak बन रहा है वहां पर। अगर weak bond है तो उसमें X माइनस आसानी से अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि X माइनस जब आसानी से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, which means availability of empty orbital क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि Bi3 की बैक बॉन्डिंग लुईस एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, Bf3 की लुईस एसिडिक नेचर सबसे कम। ये होगी बात बेटा आपके हैलाइड्स और बोरॉन की, ठीक है। अब बात करते हैं हम हाइड्राइड्स के बारे में, ठीक है ना, या उनको बोलते हैं हम बोरेन्स। इसके बारे में बात करते हैं हम बोरेन्स। बोरेन्स क्या होते हैं? बोरेन्स आर हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। किसके हाइड्राइड्स है? बोरॉन के हाइड्राइड से H अगर लग जाए तो फॉर एग्जांपल अगर मैं Mg3B2 लूं और उसका रिएक्शन में किसी एसिड से करवाऊं तो ये बनाता है बोरेन। क्या बनाता है? बोरेन, और साथ में MgCl2 बनाता है बोरेन, और साथ में क्या बनाता है? MgCl2। अब बोरेन दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है ना, बोरेन दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है, पहला होता है आपके पास BnHn+4, ठीक है। सेकेंड होता है आपके पास BnHn+6। There are two types of boron, BnHn+4 and BnHn+6, ठीक है। तो इस टाइप के बोरोन होते हैं, मतलब बोरॉन का कुछ अमाउंट होगा, फिर N का कुछ अमाउंट होगा, उधर भी बोरोन का कुछ अमाउंट होगा और N का होगा। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि बोरेन्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्डिंग है और उस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। These are boranes. तो जब भी Mg3B2 reacts with HCl, it can form borane, and साथ में क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। This is the preparation of boranes. This is the preparation of borane. इस तरह से आप बोरेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बोरेन के रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो बोरेन के जब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोरेन क्या करेगा? बोरेन when reacts with water, और ये आपको खुद बताना है कि बोरेन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बोरेन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये आप बताओगे। बोरॉन में क्या कंपाउंड है? बोरॉन है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि बोरॉन, अगर कोई भी बोरॉन का कंपाउंड होता है और उसमें पानी डाला जाता है तो क्या बनाता है वो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि बोरॉन का कोई भी कंपाउंड है और उसमें पानी डाला जाता है तो क्या बनाता है वो? H3BO3। क्या बनाता है? H3BO3। तो यहां भी क्या बन जाएगा? H3BO3, साथ में क्या बन जाएगा? H2। साथ में क्या बन जाएगा? H2। तो आपके पास क्या बन जाएगा कंपाउंड? बोरेन में रिएक्ट्स विद H2O फॉर्म्स H3BO3 प्लस H2। क्या बनाएगा? H2 गैस बनाएगा। वहीं अगर बोरेन का रिएक्शन O2 के साथ हो
O2 के साथ हो, है ना। बोरेन के रिएक्शन किसके साथ हो, O2 के साथ हो। अगर बोरेन का रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है तो ये बना देगा B2O3 ऑक्साइड बना देगा, साथ में बना देगा H2, ठीक है, साथ में क्या बना देगा H2। तो ये चीज याद रखना, बोरेन में कोई भी बोरॉन कंपाउंड को कभी भी पानी में डालो तो हमेशा क्या बनता है H3PO3 बनता है, साथ में क्या बनता है H2 गैस। और बोरेन को अगर ऑक्सीजन में डालो क्या बनता है B2O3 और साथ में क्या बनता है वाटर, साथ में क्या बनता है वाटर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिंपल रिएक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बोरेन। ये तो था नॉर्मल रिएक्शंस, बट बोरेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं उसको, डाइबोरेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डाइबोरेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइबोरेन, बोरेन ही है, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, लेकिन इसको डाइबोरेन। तो कैसा बनता है कंपाउंड, पहले तो कंपाउंड देख लेते हैं। पढ़ा है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही कंपाउंड, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है। दिस इज द कंपाउंड, राइट, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, ठीक है ना। और यहां पर बॉन्ड एंगल है 95 डिग्रीज और यहां पर बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री के आसपास, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल किसी को नहीं पता, बट 95 से 120 डिग्री एंगल होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। कितने होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? कौन से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स? हमने पढ़ा था ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम बनाना बॉन्ड एंड दैट इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, या फिर इस बॉन्ड को बोलते हैं हम बनाना बॉन्ड्स एंड दैट इज नोन एज 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। तो 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। तो 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने होते हैं? 2। क्या होते हैं? 2, है ना। और 3 सेंटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर एंड सॉरी 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने होते हैं? 2 center and 2 electron bonds कितने होते हैं? 4. These ones, right? So these side ones are known as 2 center 2 electron bonds, right? ये चीज हमने इसके बारे में पढ़ी थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, वो ही कि जो सेंट्रल एटम था, जो सेंट्रल बॉन्ड था, दिस बॉन्ड वाज लॉन्गर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर। दिस बॉन्ड वाज लॉन्गर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर। दोनों ही चीजें थी इसमें, लॉन्गर भी था और स्ट्रॉन्गर भी था। अब ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि लॉन्गर भी है और कोई भी बॉन्ड अगर लॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर भी होगा। बेटा बेसिकली बात क्या है, लॉन्गर इसलिए क्योंकि इसको रिंग स्ट्रेन को कम करना है, तो रिड्यूस द रिंग स्ट्रेन इट बिकम्स लॉन्गर। और स्ट्रॉन्गर इसलिए क्योंकि इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है। हमने ये बोला था ना कि ये बॉन्ड जब यहां से हटता है और ये वाला बॉन्ड फिर यहां से हटेगा तो इसमें पार्शियल क्या कैरेक्टर आ जाता है? आयनिक कैरेक्टर। तो दिस बॉन्ड हैज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर फर्स्टली एंड इट इज लॉन्गर बिकॉज इट नीड्स टू रिड्यूस रिंग स्ट्रेन। तो रिंग स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस द रिंग स्ट्रेन, रिड्यूस द, लॉन्गर क्यों है? टू रिड्यूस द रिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। रिंग स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए लॉन्गर है। और स्ट्रॉन्गर क्यों है? स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। टू रिड्यूस द रिंग स्ट्रेन, ये क्या हो जाता है? ये लॉन्गर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ये आपका कंपाउंड हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन की बात, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात, तो हम प्रिपरेशन की बात करेंगे डाइबोरेन्स के, बहुत सिंपल है। कोई भी आप बोरोन का हैलाइड ले लीजिए, ठीक है, और उसका रिएक्शन किसी हाइड्राइड से करा दीजिए विच कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, विच कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है ना, जैसे LiAlH4 आप किसी कंपाउंड से करा। सेकेंड, अगर इसी में ले लूं मैं BCl3 और साथ में ले लूं LiH। थर्ड, अगर इसी में ले लूं मैं BF3 और साथ में ले लूं H2, ठीक है। NaH भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी आप बोरॉन का कोई भी फ्लोराइड लीजिए और उसका रिएक्शन करा दीजिए किसी भी हाइड्राइड के साथ, तो आपको सबका रिएक्शन एक ही मिलेगा। यहां बनेगा B2H6 प्लस, अगर आपके पास कोई भी मेटल है तो उसका क्या मिल जाएगा? हैलाइड मिल जाएगा। तो जैसे इसमें मेटल है तो इस पे हैलाइड मिलेगा आपको LiCl या LiF प्लस AlF3, है ना। इसमें मेटल है Li, यहां मिल जाएगा आपको LiCl। तो इस तरह से आपको मेटल मिल जाएगा, मेटल क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो बोरॉन के किसी भी हैलाइड का रिएक्शन अगर आप हाइड्राइड से कराते हो, which can act as a reducing agent, which can act as a reducing agent, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, which can act as a reducing agent, so then it will form B2H6 डाइबोरेन, वो आसानी से बना सकता है उस केस में, ठीक है। ये हो गई एक प्रिपरेशन डाइबोरेन की। और प्रिपरेशन देखते हैं डाइबोरेन की, है ना। आगे बढ़ते हैं, डाइबोरेन की और प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए डाइबोरेन की हम और प्रिपरेशन देखेंगे।
डायबोरेन की प्रिपरेशन देखिए कि आपके पास है NaBH4 और NaBH4 का रिएक्शन हो रहा है I2 के साथ। NaBH4 का रिएक्शन हो रहा है I2 के साथ, और आपको ये रिएक्शन के बारे में बताना है कि रिएक्शन कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए कि I2 खुद को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस, और अगर I2 खुद को रिड्यूस करेगा तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट। एंड इफ I2 इज रिड्यूसिंग इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजिंग समथिंग, तो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्या सोडियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं, सोडियम इज अ मेटल, तो उसको ऑक्सीडाइज करना, वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो उससे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्या बोरोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म है +3 ऑक्सीडेशन से, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आयोडीन खुद को रिड्यूस करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और यहां वो कंपाउंड बना देगा NaI। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया तो बनाया H2, ठीक है, और यहां पर बन गया B2H6। क्या बन गया? B2H6। अब बात आती है सर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन तो +5 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो उसको कैसे ऑक्सीडाइज किया इसने? देखिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को मैं तोड़ता हूं। जब मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ूंगा तो ये बनेगा Na+ और BH4-, ठीक है। जब इस कॉम्प्लेक्स को मैं तोड़ता हूं तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, एक हो जाएगा BH3 और H-। अब देखिए क्या ये H- को ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये H- को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? H- प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? H-, और ये इसी H- को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, और साथ में क्योंकि BH3 बच रहा है तो BH3 के साथ क्या बना दे रहा है? B2H6। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो I2 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहीं पर अगर मैं एक और चीज देखो, ध्यान से समझो कि यहां पर अगर मैं NaBH4 के साथ H2SO4 ले लूं, अब ये याद रखना कंसंट्रेटेड है, इसमें पानी वानी नहीं है। अगर पानी होता तो H3PO3 बनता, सीधी बात। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है, इसमें पानी नहीं है। अब ध्यान रखना H2SO4 मैंने कंसंट्रेटेड में आपको एक चीज बताई है, और अगर आपको याद नहीं है तो इस चीज को याद रखो। कंसंट्रेटेड में इट बिहेव्स इन 2 वेज, ईदर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 दो तरीके से बिहेव करता है, ईदर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कंसंट्रेटेड जब मैंने लिया तो यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए कुछ है नहीं, पानी है ही नहीं, क्योंकि पानी होता तो H3PO3 बना होता, तो इट कैन नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन दिस केस। लेकिन यहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। I2 भी यहां कैसे काम कर रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। H2SO4 भी कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कंपाउंड क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? कंपाउंड बन जाएगा तुम्हारे पास B2H6 प्लस Na2SO4 प्लस SO। This will be the compound that will be formed। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि BH4 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाता है? B2H6 प्लस Na2SO4 प्लस SO2। और अगर वो I2 के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनाता है? Na प्लस H2 प्लस B2H6। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन। ठीक है ना, कभी कभी पूछ ली जाती है तो इंपॉर्टेंट ये प्रिपरेशन आपको याद रहनी चाहिए। बाकी प्रिपरेशन तो सिंपल है कि किसी भी हाइड्राइड के साथ आप बोरॉन के किसी हैलाइड को रिएक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्रिपरेशन शायद याद ना रहे, तो इन प्रिपरेशन को आपको ध्यान रखना है। These are preparations। अब बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में, डायबोरेन के रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, डायबोरेन के रिएक्शंस के बारे में बात करें। ठीक है, अब जब मैं डायबोरेन के रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा तो इसको इस तरह से समझिए। ठीक है, मैं दो पार्ट्स में पहले डायबोरेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको फिर अलग अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है, डायबोरेन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे पास होगा बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन, ये मेरा कंपाउंड है। ठीक है, और इसका रिएक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक जब मेरे पास स्मॉल बेस है, और एक जब मेरे पास लार्ज बेस है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जब मेरे पास स्मॉल बेस है और जब मेरे पास लार्ज बेस है। अब दोनों पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब मेरे पास स्मॉल बेस है तो ये क्या करेगा? स्मॉल बेस यहां पर अटैक करेगा। ठीक है ना, स्मॉल बेस विल अटैक हियर और कोई ना कोई बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो मान लेते हैं हम ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये कोई बॉन्ड टूट गया, अटैक किया, क्योंकि बोरॉन तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक ने अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब जब स्मॉल बेस है तो यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई स्मॉल बेस लग गया। अब स्मॉल बेस है ना, तो यहां पर स्टेरिक हिंडनेस क्रिएट हुई, तो एक और जो बेस है, मान लीजिए दूसरा बेस है, वो भी यहां पर अटैक कर सकता है और ये वाला बॉन्ड को तोड़ सकता है। तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है ना? वो भी यहां पर अटैक कर सकता है और ये वाले बॉन्ड को क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड टूट गए
और आपके पास क्या बन गया, इस तरह से इसी बोरॉन पे अटैक हो गया, बार बार इसी बोरॉन पे अटैक। तो स्मॉल बेस के केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक ही बोरॉन पे अटैक हो। तो जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ध्यान समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ये चीज समझ गए ना कि स्मॉल बेस के केस में दोनों एक ही बोरॉन पे अटैक हो सकता है ना। अब जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, इस तरह से देखिए, यहां से तोड़ने की कोशिश करता है, यहां टूट सकता है। जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ध्यान समझिए कि ये वाला बॉन्ड हट गया, तो मेरे पास क्या बन गया, BH4 बना कि नहीं बना, ठीक है ना, क्या बना, BH4। अब BH3 आपका स्टेबलर कॉम्प्लेक्स है, राइट, BH3 इज अ नॉर्मल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब जब BH4 बनाओगे तो BH3 एक्सेप्ट कर रहा होगा किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, व्हिच मींस ये क्या हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे बॉन्ड हट रहे हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना देगा BH2 प्लस और वो बना देगा BH2 नेगेटिव। क्या बना, BH4 नेगेटिव, ये बना देगा BH2 प्लस एंड BH4 नेगेटिव। ये बात समझ आएगी नहीं है कि आपका जो स्मॉल बेस है वो कंटिन्यूअसली इसी पे अटैक कर सकता है। तो जब वो इसी पे अटैक करेगा तो बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, BH4। अब बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। मैंने जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो उस पे ऑब्वियसली डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तभी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाऊंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, BH4 माइनस। और जब मैं कम बॉन्ड बनाता हूं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया, BH2 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जब उसने कम बॉन्ड बनाया, जब उसने ज्यादा बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो इस तरह से टूटेगा। अब कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल बेस इज NH3, स्मॉल बेस इज NH3, NH3 इज स्मॉल बेस। अब ये जो NH3 है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि BH4 में तो सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड है, लेकिन बोरॉन, इस बोरॉन पे ध्यान समझिएगा, इस बोरॉन ने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। पहले इसके पास क्या था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी बोरॉन की कुछ इस तरह से, इसने जंप करके इधर भेजा, ठीक है, 2 बॉन्ड बना दिए और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तभी उस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल रह गए, द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन बोरॉन B2H2+ इज 2। अगर 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास बेटा, तो इसके पास ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, व्हिच मींस NH3 इज अ लुईस बेस, BH2 इज अ लुईस एसिड। कितने भी लुईस बेस अटैच हो सकते हैं, 2 लुईस बेस अटैच हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना देगा, प्लस, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये बात समझ आती है ना, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देगा 2+, है ना, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। तो जब भी स्मॉल बेस आएगा तो स्मॉल बेस क्या करेगा, आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स देगा जहां पर BH4 माइनस या BH2 प्लस बन रहा हो। अब क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि स्मॉल बेस के आने पे डायबोरेन बिहेव्स एज आयनिक, आयनिक कैरेक्टर सामने आता है। आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझिएगा। आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कि मेरे पास 2 कंपाउंड है X और Y, जब ये टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, X प्लस और Y माइनस की तरह। क्या मैं इसको आयनिक कैरेक्टर बोल सकता हूं, ये उसी तरह से टूट रहे हैं। जब ये बेस स्मॉल बेस आया तो किस तरह से टूटे, BH4 माइनस, एक एनायन की तरह और एक कैटायन की तरह। टूटा कि नहीं टूटा, और जब ये एनायन और कैटायन की तरह टूटेगा, व्हिच मींस इसमें कैसा कैरेक्टर दिख रहा है, आयनिक कैरेक्टर। तो स्मॉल बेस के साथ डायबोरेन बिहेव्स एज एन आयनिक कैरेक्टर और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जहां पर BH4 माइनस और BH2 प्लस होता है। और फिर साथ में क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो NH3 उस पर अटैक कर देता है, जो बेस है वो अटैक कर रहा है, और जो अटैक कर रहा है तो क्या बना रहा है, BH2 NH3 होल ट्वाइस। ये बात समझ आती है सबको, ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आयनिक कैरेक्टर हो गया। अब बात करते हैं हम आपकी हम लार्ज बेस की, ठीक है, लार्ज बेस की बात करते हैं। तो जब लार्ज बेस यहां से अटैक करेगा, बहुत बड़ा बेस है ना X बेस, और इतना बड़ा है कि मतलब हमें नहीं पता कितना बड़ा है, ठीक है। जब ये X बेस इस पे अटैक करेगा तो खुद सोचिए ये वाला बॉन्ड टूट गया, लेकिन क्योंकि X का साइज बड़ा है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। वो क्या क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड इफ इट क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस तो दूसरा वाला बेस यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, दूसरा वाला बेस यहां से अटैक नहीं कर पाएगा, व्हिच मींस अगर अब एक और बेस को अटैक करना है तो कहां पर अटैक कर सकता है, वो यहां पर अटैक कर सकता है। तो जैसे स्मॉल बेस में हो रहा था कि एक ही बोरॉन पे बार बार अटैक हो रहा था, लार्ज बेस के केस में ऐसा नहीं हो सकता। हर 2 बोरॉन, अगर 2 बेस अटैक करते हैं तो एक को इधर अटैक करना पड़ेगा, एक को इधर अटैक करना पड़ेगा, व्हिच मींस दिस विल ब्रेक इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कैसे ब्रेक होगा, 2 इक्वल हाफ्स, क्योंकि जब ये 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेक करेगा तो इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें भी एम्प्टी ऑर्बिटल, आसानी से वो बेस उस पर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस विल बिहेव एज अ, कैसे करेगा, 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ेगा। तो व्हिच मींस ये टूटेगा कैसे, BH3
2bs3 की फॉर्म में। कैसे टूटेगा? 2bs3, 2bs3। अब bs3 में हमें पता है क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है, और अगर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है which means इसके ऊपर क्या लग सकता है, एक बेस लग सकता है। तो बेस हम मान लेते हैं यहां पर C2H5 होल थ्राइस n, तो ये बेस इस पे लग जाएगा NC2H5 होल थ्राइस, ये बेस इस पे लग जाएगा, इस तरह से बेस इस पे लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से बीच में से कटा और ये इक्वल हाफ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वल हाफ से डिस्ट्रीब्यूट होने क्या बना दे, bs3 और NC2H5 होल थ्राइस, हमने ये बेस बना, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि इक्वल हाफ से कट रहा है तो हम इसको बोल देते हैं, ये शो करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या शो करता है? ये कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या शो करता है? कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब डायबोरिन की बात करते हैं तो डायबोरिन स्मॉल बेस के साथ आयनिक कैरेक्टर दिखाता है, व्हिच मींस एक कैटायन और एक एनायन के फॉर्म में टूटेगा, और लार्ज बेस के साथ ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है, व्हिच मींस इक्वल हाफ में टूटेगा। तो जब इक्वल हाफ में टूटता है तो BH3 बनाता है, लेकिन जब अनइक्वल हाफ में टूटता है तो BH4 माइनस और BH2 प्लस बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को समझ कर रखें, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है। ये हो गया डायबोरिन की रिएक्शन विद बेसिस। अब एक और रिएक्शन करने की बात करते हैं डायबोरिन का, और वो थोड़ा सा मतलब वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जाना जाता है, बेस के साथ ही रिएक्शन है लेकिन डिफरेंट टेंपरेचर पे है, ठीक है। आपके पास B2H6 है और B2H6 का रिएक्शन मैं दो NH3 के साथ करा रहा हूं। किसके साथ करा रहा हूं? NH3, ठीक है। तो B2H6 का रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं? NH3 के साथ, ठीक है। NH3 के साथ उसका रिएक्शन है, ठीक है, और NH3 को मैं ले रहा हूं एक्सेस में, NH3 को ले रहा हूं मैं एक्सेस में, किसमें ले रहा हूं? एक्सेस में। तो जब NH3 को एक्सेस में लूंगा और टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से ज्यादा पे होगा, टेम्परेचर अगर 200 डिग्री से ज्यादा पे होगा तो ये बनाता है BNX, बोरॉन नाइट्राइड। क्या बनाता है? बोरॉन नाइट्राइड। एंड दिस इज अ वेरी हार्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत ही हार्ड कंपाउंड है, ठीक है ना। बोरॉन नाइट्राइड इज अ वेरी हार्ड कंपाउंड, BNX, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म है, याद रखना X यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर अगर BN यूज किया जाए तो BN इज वेरी सॉफ्ट, लेकिन जब मैं उसका पॉलीमेरिक फॉर्म लेता हूं बहुत ही स्ट्रांग लेता हूं, BNX ले रहा हूं, बोरॉन नाइट्राइड ले रहा हूं, एंड इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो 200 डिग्री से ज्यादा पे जब B2H6 NH3 के साथ रिएक्ट करता है, एक्सेस ऑफ NH3, इट फॉर्म्स BNX, बोरॉन नाइट्राइड। वहीं पर अगर इसको मैं स्पेसिफिक रेशियो में ले लूं, 2NH3, 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो में अगर मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, 2:1 रेशियो में अगर इसको ले लेता हूं एंड टेम्परेचर फिक्स कर देता हूं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर फिक्स कर देता हूं 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने स्पेसिफिक रेशियो में लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ये बनाएगा B3N3H6, B3N3H6, इसको बोलते हैं हम बोराजीन, इसको बोलते हैं हम बोराजीन, और कई लोग बोलते हैं बोराजोल, ठीक है ना। तो बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या नाम जाना था बेंजीन, हमने उसमें पढ़ी थी, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये बोराजीन बनता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि B2H6 अगर एक्सेस में यूज किया और ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले गए तो बोरॉन नाइट्राइड बनता है, अगर लेस अमाउंट में यूज किया और 2:1 रेशियो में यूज किया और 200 डिग्री एग्जैक्टली 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज किया तो क्या बनता है? बोराजीन बनता है या इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है, ठीक है। अब ये बात होगी आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, है ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? B3N3H6 वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। और आपको ये पता है कि नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है, और बोरॉन ने अभी 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, तो इसके पास क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, है ना। तो ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन, ये बोराजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जहां पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन, अभी तो देखो इनिशियली ये बॉन्ड न्यूट्रल था, अब इसने अपनी क्या करी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी, तो जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ये क्या करेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव आपका इस तरह से कुछ बोराजीन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, ठीक है ना, और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही इस लेक्चर में, ठीक है ना। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करी है, स्पेसिफिकली डायबोरिन। डायबोरिन से बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर इसमें किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो वो आज या कल में जिस भी डेट को आपको ये लेक्चर दिख रहा है उस डेट में उस डाउट को क्लियर कर दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आप जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पुराने लेक्चर्स में डाउट नहीं होगा। तो do make sure that you clear your doubts on the specific day, on the specific given days where your lecture is being taking place. Also do solve the sheets and the booklets that you have been given. ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इस लेक्चर को अगर नहीं समझा तो एक बार रिपीट कीजिए, और नहीं उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो वो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है ना। इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो बोरॉन फैमिली बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगी, अच्छे से समझ आएगी और पेपर में कभी भी गलत नहीं, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।